Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 SST chapter 1, history chapter 1, tracing changes through a thousand year. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, मतलब ये टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, फिर पढ़ेंगे नए और पुराने टर्मिनोलॉजीज, नए सोशल ग्रुप, सोशल या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स, रीजन्स एंड एम्पायर्स. So, the period from the second half of the 8th century up to the first half of the 18th century is known as the medieval period of Indian history. तो भारतीय इतिहास में पीरियड फ्रॉम सेकेंड हाफ मतलब कि 8वीं सदी के आधे से लेकर 18वीं सदी के आधे मतलब पूरे तक, मतलब कि जब 18th सेंचुरी शुरू हुआ तो उसके आधे साल बाद, मतलब कि 50 साल बाद, 18th सेंचुरी के शुरू होने के 50 साल बाद और 18th सेंचुरी के शुरू होने के 50 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में जो ईयर्स होंगे, जो साल होगा, जो पीरियड होगा, उसी को मिडिवल पीरियड कहा जाता है. द मैप्स बाय अरब जियोग्राफर अल इदरीसी 1154 and French cartographer 1720 give a large sketch of Indian subcontinent as known as earlier times. तो दो कार्टोग्राफर या फिर जियोग्राफर बोल सकते हैं, दोनों आदमी के बारे में बताया गया है कि इन दोनों ने मैप्स बनाए थे इंडिया के. तो आपकी बुक में मैप होगा, तो इन दोनों ने मैप्स बनाया था. दोनों के मैप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है. साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, यानी कि कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी कला होता है मैप्स बनाने का, उसी को कार्टोग्राफी कहा जाता है. तो लिखा हुआ है साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर वाज डिफरेंट इन टू टाइम पीरियड. तो जो कार्टोग्राफी का जो साइंस था वो दोनों समय में अलग अलग था. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस. तो जो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग भाषा में उपस्थित है. द टर्म हिंदुस्तान वाज कोइंड बाय मिनाजी सिराज. तो जो हिंदुस्तान शब्द है उसको मिनाजी सिराज ने इंट्रोड्यूस किया था कह सकते हैं. अ क्रोनिकलर हु रोट अ पर्शियन फॉर एरियाज अराउंड पंजाब एंड हरियाणा. तो इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ये लिख रहे थे, जो चीज़ हिंदुस्तान के बारे में लिख रहे थे उसमें इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था. एरिया जो पंजाब और हरियाणा के आसपास हैं उन एरियाज को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया था. एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन है उसको भी दर्शाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था. बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया है फ्लोरा एंड फौना दिखा, मतलब फ्लोरा एंड फौना खेती बाड़ी वगैरह वगैरह जो हमारा सराउंडिंग है उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, हमारे सब कॉन्टिनेंट को दिखाने के लिए. पहले ये जो इंडिया देश है वो पहले देश नहीं था, एक सब कॉन्टिनेंट था, एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसके ऊपर लोग राज करते थे, लोग रहते थे. ये एक पूरा देश नहीं था. 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद. तो 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का यूज किया था. इन हिंदी द टर्म परदेसी, मतलब हिंदी में परदेसी शब्द का भी यूज होता है ये दर्शाने के लिए कि कोई दूसरे राज्य का, दूसरे देश का आदमी है तो उसको दर्शाने के लिए, उसके बारे में मतलब उसका इंट्रो देने के लिए हम परदेसी शब्द का यूज करेंगे. और जो पर्शियन है, पर्शियन भाषा, उसमें अजनबी का मतलब ये होता है. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. तो जो हिस्टोरियंस हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते, जानते, स्टडी करते हैं और उनको कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें पता लगी, ये सोर्सेस कहाँ से आए, तो उनके बारे में है. अब The information about the medieval period is derived from the two sources. तो जो ये information है वो दो स्रोतों से मिला हुआ है.
फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल एंड सेकंड लिटरेरी। तो पहला आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि खोज वगैरह से पहला, और दूसरा पढ़ते हुए उन्होंने स्टडी किया जब तो उनको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, ये सब पास्ट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिली। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल टू अस, मतलब कि जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो हैं मॉन्यूमेंट्स मतलब इमारतें वगैरह वगैरह, टेम्पल्स मंदिरें, कॉइन्स सिक्के, टॉम्स मतलब कि मकबरा, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह, एंड पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स हैं उनमें भी आर्कियोलॉजिकल वो भी एक सोर्स है। सिंस पेपर बिकम अवेलेबल इन गुड क्वांटम, तो जो पेपर है इस समय में इस मिडिवल पीरियड में इस मिडिवल पीरियड में जो पेपर है वो सबके पास अवेलेबल हो गया था, क्योंकि जो उसका प्राइस था वो कम हो गया था। A lot of written accounts in the form of chroniclers, autobiographies, तो जो बहुत सारे चीज़ें मिली हमको इस पीरियड में, क्योंकि इसमें पेपर सस्ता हो गया था इसी कारण। तो हमें बहुत सारी क्रोनिकल्स मिली, ऑटोबायोग्राफीज मिली, फार्मन्स मिले, एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल, मतलब कि जो विदेश से हमारे देश में आते थे ट्रैवल करने के लिए, उनके बारे उन्होंने भी हमारे देश के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो वो भी सारी जानकारियाँ हमें मिली। New social and political group. Study of 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historian legally because of the scale and variety of developments that occurred over the period. तो historians के लिए इस पीरियड में 700 से 1750 तक की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक चैलेंज था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और जो पीरियड था उसमें डेवलपमेंट्स होने के कारण लोगों ने इस चीज़ के बारे में लिखना छोड़ दिया, मतलब जो लिखते थे अपने बारे में वो छोड़ दिया था, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे थे। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, इसमें बहुत सारे चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली। वन सच ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज राजपूत, तो इस टाइम पे कुछ राजपूत एक ग्रुप बना जिनका नाम राजपूत था। अदर ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स वेयर मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड छत्यास। तो इस टाइम पे और भी ग्रुप्स इन्वॉल्व हुई, तो उनका नाम था मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कयात्स। Throughout the period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture. तो इस टाइम पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे एग्रीकल्चर के लिए। चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलप्स टू माइग्रेट, तो इस टाइम पे जो हैबिटेट था, जो वातावरण था जहाँ पे लोग रहते थे, वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा, तो उसके कारण लोगों को यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ा। As society become more differentiate, people were grouped into जातिज एंड सब कास्ट, तो इसके कारण जब मतलब सोसाइटी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उस कारण जाति बनी, और जाति के अंदर भी कुछ जाति के अंदर भी सब कास्ट बने, तो उस हिसाब से लोगों को रैंक किया जाने लगा, लोगों के साथ भेदभाव धीरे धीरे चालू हो गया इस टाइम पे। अब आगे रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, मतलब जो रैंक था कि ये इस जाति के हैं, वो इस जाति के, वो पूरा तरह से फिक्स नहीं था। एंड वेरियड अकॉर्डिंग टू द पावर, और पावर के हिसाब से ये जो रैंक था वो लेवल किया जा रहा था, वो फिक्स किया जा रहा था। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई मेंबर्स ऑफ जाति, जो रिसोर्स थे मतलब जहाँ जहाँ से जैसे खेती हो गया और जहाँ से पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें जाति के मेंबर्स के कंट्रोल में था। अ मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, तो इस टाइम पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ जो कि भक्ति का है, तो इस टाइम पे भक्ति भी होने लगा था। दी टीचिंग ऑफ होली कुरान, तो जो कुरान है इस्लाम धर्म का, वो भी इस टाइम पे आ गया था इंडिया में।
followers of Islam were divided into टू सब सेक्ट। तो जो इस टाइम पे जो इस्लाम धर्म था उसके फॉलोअर्स ने दो सब सेक्ट में सियास एंड सुनीस, तो इस दोनों चीज़ों में अपने इस्लाम के फॉलोअर्स को, इस्लाम वालों ने मतलब कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आप को इन दोनों चीज़ों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड, इस टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, तो इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आए। लाइक पर्शियन व्हील इन एरीगेशन, मतलब कि एरीगेशन के लिए एक व्हील बनाया गया। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, तो कपड़ा बुनने के लिए भी। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बट, मतलब कि तोप वगैरह युद्ध में। न्यू फूड्स एंड बीवरेजेस क्या होता है, जैसे कम नशा करने वाली चीज़ें जैसे कि चाय वगैरह। ऑल्सो अराइव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड, इस टाइम पे हमारे देश में ये सारी चीज़ें होने लगी थी। रीजन्स एंड एम्पायर्स, तो जो रीजन्स थे, जो राज्य थे, एम्पायर्स थे, वो अब देखिए कैसे होता है उसमें। रोज़ लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलाज, मतलब कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, चोलाज हो गए, तुगलक्स हो गए, इन सब के। और मुगल्स इनकम्पिस्ड मेनी रीजन्स, तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स बनने चालू हो गए थे। असंस्कृत प्रशस्ति डेट प्रेजेस दिल्ली सुल्तान बालबन, तो एक संस्कृत का प्रशस्ति इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें कि सुल्तान बलबन के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे थे। टेल्स डैट ही वाज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, वो उसमें लिखा हुआ था कि जो सुल्तान बलबन थे वो उनका जो राज्य था वो बहुत बड़ा था। डेट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान, तो उसमें लिखा हुआ था कि बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक इनका राज्य फैला हुआ था। इन वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑफ ऑल द साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का जो पार्ट था उस वो भी इस इनके राज्य में शामिल था। देयर वेयर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स, तो युद्ध भी होने लगा था बहुत सारे स्टेट्स में। वेयर द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में मुगल एम्पायर यहाँ से हमारे देश से निकल गया था, हट गया था। इट लेड टू दी री एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, तो इससे जो रीजनल स्टेट्स थे वो अब चालू हो गए थे बनना। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, मतलब कि पुराने और नए धर्म। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद दी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, तो रिलीजन जो था वो सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन था, लोकल जो कम्युनिटीज़ थी उनका। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन रिलीजन, तो इस टाइम पे जो रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस ऑकर, मतलब चेंजेस आए, बदलाव आए। इट इंक्लूडेड दी वॉरशिप ऑफ न्यू डाइटिस, इसमें नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयलिटी, मतलब कि भव्यता से जो मंदिर थे उनमें कंस्ट्रक्शन होने लगा, मंदिर बनने लगे। एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन दी हिंदू रिलीजन, तो हिंदी रिलीजन जो हिंदू धर्म था उसमें ब्राह्मण्स का जो महत्वपूर्णता था, महत्वाकांक्षा, वो बढ़ने लगा। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स, मतलब कि जो इस्लाम धर्म था वो बहुत सारे रूलर्स के द्वारा फॉलो होने लगा। हिस्टोरिकल पीरियड्स, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, मतलब विदेशी जो हिस्टोरियंस हैं हमारे देश के बारे में जिन्होंने जानकारी इकट्ठा की है हिस्टोरी के बारे में, तो उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने 3 डिविजन्स की हैं, हमारे पीरियड्स को 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले हिंदू जो रूलर्स हैं वो आए हैं, फिर मुस्लिम रूलर्स यानी कि मुगल्स, फिर ब्रिटिश। मोस्ट हिस्टोरियंस लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट, तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ही देखा है एज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, मतलब कि
मेजर एलिमेंट समझ के, अलग अलग मूवमेंट्स पास्ट के ये समझ के उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ही कैरेक्टराइज किया है। द लाइफ ऑफ हंटर्स एंड द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, early farmers and early empires were called early societies। तो जो हंटर गैदरर्स थे, मतलब कि जो शिकार करके या फिर एक जगह खेती वगैरह करके जो थे, अनाज वगैरह उगाते थे, जो फार्मर्स थे या फिर हंटर्स थे, तो उनको ईयरली सोसाइटीज़ कहा जाता था, मतलब कि पहले की सोसाइटीज़। द ग्रोथ ऑफ एम्पेरियल state formation, development of Hinduism and Islam as major religion, and arrival of European trading companies were called medieval period। तो जो नए नए स्टेट्स बने थे, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब कि हिंदू धर्म का और इस्लाम धर्म का जो डेवलपमेंट हुआ था, एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन, जब यूरोपियन हमारे देश में आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग में व्यापार करने के लिए, व्यापार के सिलसिले में कंपनीज, मतलब यूरोपियन जो कंपनीज थी वो हमारे देश में आई थी, तो उस टाइम को कहा जाता है मिडिवल पीरियड। द लास्ट एरा वाज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड। जो सबसे लास्ट में है उसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, विच कैरिड अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जो लास्ट में है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है, जो लास्ट का जो डिवीजन है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है, मॉडर्न पीरियड उसको कहा जाता है। प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस टाइम पे जो प्रोस्पेरिटी था देश का, ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, उसी की वजह से जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं यूरोप की वो इंडिया में आने लगी थी। Maps are the sources through which we can trace out the historical changes and contexts। तो जो मैप्स हैं वही सोर्स हैं, बहुत अच्छे सोर्स हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब क्या कहाँ था। कार्टोग्राफर वेयर द स्किल्ड आर्टिस्ट हु रिकॉर्डेड दिस क्रोनिकल इफ़ेक्ट्स इन मैप्स। तो मैप्स में ये सारे इफ़ेक्ट्स को दिखाने के लिए कार्टोग्राफर्स को माहिर माना जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट थे। द मूड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन का जो दिखाने का तरीका था, एंड द कॉन्टेक्स्ट वेरी थ्रू टाइम, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो स्टाइल था दिखाने का मैप्स को, वो सब आगे चल के बदलते गया। द मैप्स ऑफ 1154 CE, तो 1154 CE का जो मैप है वो सेम नहीं है 1720 के मैप से। एग्जाम्पल के लिए, वन कैन सी द मैप्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक ऑन पेजेस, मतलब कि हमारे जो बुक में पेजेस हैं 1 और 2, मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है उसमें जो मैप्स हैं उनमें डिफरेंस देखा जा सकता है, इस बात को हम देख सकते हैं। बोथ द मैप्स शो द सेम लोकेशन बट विथ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। तो दोनों में सेम ही चीज़ को दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे उसमें चेंजेस हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। इवन द नेम्स ऑफ द प्लेस आर स्पेल्ड डिफरेंटली, मतलब कि जगहों के नाम भी उसमें अलग अलग तरीके से स्पेल किए गए हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से स्पेलिंग उनका अलग लिखा गया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग लैंग्वेज में उपलब्ध है। डिफरेंसेस आर ऑल्सो ट्रेस्ड इन द यूज़ ऑफ ग्रामर, मतलब कि जो डिफरेंस है उसको ग्रामर, जो शब्द हैं जो हम आज यूज करते हैं वो पहले किसी और मीनिंग के लिए यूज होता था, ऐसे भी हैं। जैसे कि टर्म हिंदुस्तान, वो इंडिया को दिखाने के लिए आज यूज होता है, लेकिन पहले के ज़माने में वो किसी और ही चीज़ के लिए यूज होता था। द टर्म हिंदुस्तान वाज फर्स्ट यूज बाय मीनाजी सिराज, मतलब कि हिंदुस्तान जो शब्द था वो सबसे पहले मीनाजी सिराज के द्वारा यूज किया गया था। और पर्शियन क्रोनिकलर, वो पर्शियन क्रोनिकलर थे 13वीं सदी के। मीनाजी सिराज मीनाजी सिराज हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूएट द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा के जो एरियाज थे, उनके आसपास के जो एरियाज थे उनको दिखाने के लिए, और गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन था उसको दिखाने के लिए मीनाजी सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। द टर्म वाज यूज इन पॉलिटिकल सेंस ऑफ लैंड्स
तो जो ये टर्म था वो एक खास जगह को मतलब एक खास लैंड को दर्शाने के लिए यूज़ होता था दिल्ली सुल्तान्स के। और साउथ इंडिया वाज नॉट, मतलब ये जो मैप था उसमें साउथ इंडिया को नहीं दिखाया गया था। और जब टर्म हिंदुस्तान को यूज़ किया जाता था तो उसमें भी जो साउथ इंडिया था उसका मतलब उसको दर्शाने के लिए हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया ही नहीं जाता था। बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में बाबर ने भी इसका यूज़ किया था हिंदुस्तान टर्म का, शब्द का, अपनी जियोग्राफी में। द फ्लोरा एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि फ्लोरा और जो कल्चरल मतलब कि खेती बाड़ी जो है सब कॉन्टिनेंट का, ये जो हमारा देश है वो पहले सब कॉन्टिनेंट था, तो उस सब चीज़ों के दिखाने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। अमीर खसराव यूज द टर्म हिंद इन सिमिलर सेंस ऑफ इन 14th सेंचुरी, मतलब कि 14वीं सदी में भी अमीर खुसराव ने सेम ही तरीके से यूज़ किया था हिंद टर्म का, हिंद शब्द का। विथ द चेंजेस ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो चेंजेस होने लगे, वी ऑब्जर्व दैट द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट, बट the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with today। तो चेंज के हिसाब से, समय के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम ये तो समझ सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल और कल्चरल चीज़ें हैं वो इंडिया की तरह नहीं थी पहले, और जो शब्द था वो भी अलग अलग मीनिंग कैरी करता था। वो सारे शब्द के अलग अलग मीनिंग होते थे, जैसे कि हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान को हम आज अपने देश का मतलब नाम के हिसाब से जानते हैं, लेकिन पहले कुछ और ही था। वी ट्रेस आउट मेनी चेंजेस इन यूज ऑफ वर्ड्स विद द चेंज ऑफ टाइम, तो हम बहुत सारे चेंजेस शब्दों के साथ देख सकते हैं समय के अनुसार जो चेंज होते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फॉरेनर शब्द है उसको हम आज यूज़ करते हैं ये मतलब ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई इंडियन नहीं है। फॉरेनर का मतलब कि कोई इंडियन नहीं है। वेयर इट वाज, मतलब कि मिडिवल पीरियड में उस शब्द का यूज़ होता था ये बताने के लिए कि कोई भी अगर सेम विलेज का है, मतलब कि सेम विलेज का है तो वो फॉरेनर नहीं है, और वही दूसरे विलेज से अगर आपके विलेज में कोई आया तो उसको हम फॉरेनर ही कहेंगे। The synonyms words for foreigner in हिंदी एंड पर्शियन आर, मतलब कि जो फॉरेनर है उसका जो सिनोनिम है, पर्यायवाची है शब्द हिंदी में या फिर पर्शियन लैंग्वेज में, वो है परदेसी एंड अजनबी। हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट सोर्सेस टू स्टडी द पास्ट, मतलब कि जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग सोर्सेस का यूज़ किए हैं पास्ट, यानी कि हमारे अतीत को पढ़ने के लिए, हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि उनके इन्वेस्टिगेशन, उनकी जांच पड़ताल के पीरियड के हिसाब से। coins, inscriptions, architecture and textual records आर स्टिल द बेसिक सोर्सेज, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, ये सारे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी हैं वो भी जो बेसिक सोर्सेज हैं, ये बेसिक मतलब कि ये आसानी से मिल जाते हैं सोर्सेज, और इन्हीं के हिसाब से ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 700 एंड 1750 we trace out a dramatic increase in variety of textual record। तो 700 से 1750 तक के समय में हम बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं टेक्सचुअल रिकॉर्ड में, मतलब कि जो हाथ से लिखे हुए हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं हाथ से लिखे हुए उनमें बहुत सारे चेंजेस हैं। इट्स बेसिक रीजन वॉज डैट पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, तो इस समय में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो पेपर था, कागज़ था, उसका दाम कम हो गया था, वो कम पैसे में मिल रहा था। एंड मोर वाइडली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध भी हो जा रहा था। इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन राइटिंग दी हॉली टेक्स्ट, वो हॉली टेक्स्ट में यूज़ होने लगा था। जो रूलर्स के क्रोनिकलर्स थे उनको दे दिया जाता था पेपर यूज़ करने के लिए, राजा के बारे में लिखने के लिए। लेटर्स में यूज़ होता था, मतलब लेटर कोई भेजता है कहीं से कहीं पे तो उसमें यूज़ होने लगा था।
जो सेंट थे, जो संत लोग थे, उन वो पढ़ाते थे, तो उसमें भी यूज़ होने लगा था। और भी बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होने लगा था पेपर। मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेल्दी पीपल, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो वेल्दी पीपल से इसीलिए मिलते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो वेल्दी पीपल या फिर रूलर्स या फिर मोनेस्ट्रीज या फिर टेम्पल्स से इसीलिए मिलते थे क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको छपवाने में, उसको लिखने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो लाइब्रेरी में या फिर आर्किव्स में आर्किव क्या जगह होती है, द प्लेस वेयर ओल्ड रिकॉर्ड्स या फिर इंस्क्रिप्शंस आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तलिपियाँ हैं, वो रखी जाती हैं। The manuscript and documents help the historians with several detailed information through it is difficult to use them। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है वो हिस्टोरियंस को बहुत ही ज़्यादा मदद करता था इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। जो डिफ़िकल्टी उनको आती थी वो अब इसके वजह से नहीं आती है। एज देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, मतलब कि जो आज के समय में हमारे पास मशीनें हैं प्रिंट कर देती हैं, वो पुराने समय में नहीं थी। तो उस टाइम पे जो कॉपी करने के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो किसी आदमी को बोला जाता था, वो हाथ से ही अपने हाथों से ही लिखते रहता था, मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता था। हेंस दे वेयर समवेयर नॉट वेरी लेगिबल, तो इसीलिए कई जगह पे ये मतलब कि आसानी से नहीं हो पा रहा था, उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा था, उसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा था। सम चेंजेस इन वर्ड्स, इसीलिए कुछ चेंजेस भी आ जा रहे थे वर्ड्स में, और जो सेंटेंसेस थे वो भी चेंज हो जा रहे थे। मतलब कि दो चार हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो मतलब वो सारी हैं लेकिन सारे में डिफरेंस है, एक एक दो दो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो इसीलिए होता था क्योंकि पुराने समय में लोग हाथों से कॉपी करते थे और उनको पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो वो अपने हिसाब से वर्ड्स को लिख लेते थे। समटाइम्स यस हो गया ये, इनफैक्ट नॉट नॉगली, तो मतलब कि जानकारी के हिसाब से ये नहीं होता था, जो लिखा जाता था वो जानकारी के हिसाब से शब्द नहीं होता था। इन दी मैन्युस्क्रिप्ट में कॉपी करने के टाइम पे ऐसा ही होता था। दिस ब्रोट द सेम मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीड प्रेजेंटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स क्या होते थे, द पर्सन हु कॉपी अ मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब कि जो भी अपने हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता है उसको एक स्क्राइब कहा जाता था। तो जो स्क्राइब्स थे उनको वर्ड्स समझ में नहीं आते थे, वो अपने हिसाब से वर्ड्स लिख देते थे और इसीलिए चेंजेस आ जाते थे। सेमी मैन्युस्क्रिप्ट है, सेमी टॉपिक है, सेमी बुक है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता था। इट पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम, इससे बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर प्रॉब्लम हो गया टू डिटरमाइन विच इज़ द ओरिजिनल वन वॉज। तो इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ओरिजिनल है और कौन कॉपी है। द ऑथर्स यूज टू रिवाइज देयर क्रोनिकलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जो ऑथर्स थे, जो लेखक थे, वो अपने क्रोनिकलर को रिवाइज करते रहते थे समय के अनुसार, समय समय पे। जियादुद्दीन बरानी 14th सेंचुरी ऑथर, मतलब 14वीं सदी के लेखक थे ये जियादुद्दीन बरानी। उन्होंने अपना क्रोनिकलर को रिवाइज किया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार 1356 में, जो कि फिर से उसका सेकंड वर्जन मिला हमको, पता है कब? उसके 2 साल बाद हमको एक और उसी का वर्जन मिला। इनफैक्ट द टू वर्जन्स डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों वर्जन थे, दोनों वर्जन्स इसके, वो एक दूसरे से अलग, मतलब अलग अलग जगहों पे थे, एक दूसरे से दूर थे, ईच अदर, बट एज द ओरिजिनल वन वॉज ट्रेसलेस, तो जो ओरिजिनल था वो ट्रेसलेस था। नोबडी कुड क्लेम फॉर द डिफरेंस, मतलब कि इसमें जो डिफरेंस था उसमें उन दोनों में उसको कोई भी नहीं बता सकता था कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। द पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750 वाज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, तो 700 से 1750 में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं, ट्रांजिशन का एक पीरियड कह सकते हैं इसको, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं।
द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया वीविंग के लिए, फायर आर्म्स आ गए कॉम्बट में, युद्ध में। वेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। द सब कॉन्टिनेंट सो न्यू फूड लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफीज। तो जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें नए नए फूड्स भी आ चुके थे, जैसे पोटैटो, मकई, कॉर्न, चिली, मिर्च, टी, चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे। द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलोंग विथ माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, अच्छा हैबिटेट ना होने के कारण उसी को माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज या फिर क्रॉप्स माइग्रेंट्स की वजह से ही आए थे। हु ऑल्सो ब्रॉड दी अदर आइडियाज विद देम, तो वो अपने साथ और भी अलग अलग प्रकार के आइडियाज कैरी करके लाए थे। इट वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल पीरियड था, और इसमें बहुत सारे इन सब चीज़ों में चेंजेस भी हुए थे। पीपल ट्रैवल टू फार ऑफ लैंड टू मेक देयर फॉर्चून। तो लोग बहुत दूर से ट्रैवल किए थे, बहुत दूर दूर के लोग ट्रैवल किए थे अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने लिए अच्छा हैबिटेट ढूंढने के लिए। राजपूत्स, डेट इज राजपूत्स, जो राजपूत थे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कम्युनिटीज वेयर द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स बिटवीन 8 एंड 15th सेंचुरी। तो 8 से 14वीं सदी के बीच तक ये जो राजपूत रूलर ग्रुप है, राजपूत नाम का, वो एक वॉरियर्स का ग्रुप था, और ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं या फिर पावरफुल ग्रुप था। दे वेयर दिस क्षत्रियाज, ये क्षत्रिय थे। बाई कास्ट स्टेटस, कास्ट स्टेटस से देखे तो दे इंक्लूडेड द रूलर्स, chieftains, soldiers and commanders serving in armies of different monarchs। तो इसमें बहुत सारे जो राजपूत से वो बहुत सारे कुछ रूलर्स थे, कुछ सोल्जर्स थे, तो कुछ कमांडर्स थे जो कि आर्मी के लिए सर्व करते थे, और ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स, मतलब अलग अलग लोगों के अंडर में काम करते थे ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में। एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, इनमें बहुत ही ज़्यादा लॉयलिटी था, बहुत ही ज़्यादा वफादार थे ये। वेयर दी प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ ऑफ दिस कम्युनिटीज़, तो इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ भी थी इस कम्युनिटी में। अब है मराठा, सिख्स, जाट्स, होम्स एंड क्याट्स, और कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। तो ये जो ग्रुप्स मैंने नाम जिन ग्रुप्स का लिया, वो ये कास्ट थे, स्क्राइब्स के या फिर सेक्रेटरीज थे। वेयर दी अदर प्रोमिनेंट क्लासेस ऑफ पीपल, ये भी कुछ क्लासेस हैं, ये भी कुछ विभाजन है लोगों में। दिस पीरियड विटनेस ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट काटा जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए। इट केस्ड चेंजेस इन पीपल हैबिटेट, इससे क्या हुआ कि जो लोग थे उनके हैबिटेट में भी चेंज आने लगा था। पीपल हैव ए हैबिटेट विच फोर्स्ड मेनी पीपल, मतलब कि इससे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, फॉरेस्ट के वासी थे, वो यहाँ से वहाँ मूव करना चालू कर दिए थे, माइग्रेशन उनमें भी होने लगा था। इसी के कारण सम अदर अडॉप्ट टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, तो कुछ इसमें से क्या थे कि कुछ लोग लैंड पे खेती बाड़ी चालू कर दिए थे, और बहुत बढ़िया एक सोसाइटी भी बना लिया कुछ लोगों ने, और कुछ लोग ऐसे ही मूव करते रहे, हंटर और गैदरर ही बने रहे। They were also put under tax cover as per their status, which gave rise to many जातिस। तो टैक्स भी लिया जाने लगा सबसे उनके स्टेटस के हिसाब से, जिससे कि जाति बना, सब कास्ट बना। द डिविजन्स ऑफ सब कास्ट में जो डिविजन्स थे वो बनते थे किसी भी आदमी के बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, मतलब क्या काम करते हैं वो, उनके हिसाब से ये जातिस बनना चालू हो गए। जातिस सब कास्ट होते हैं।
रैंक्स वेयर वेरिएबल एज पर दी चेंज इन पावर। तो जो पावर था वो चेंज होगा तो आपका रैंक भी चेंज हो जाएगा। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति। जो इन्फ्लुएंस था या फिर जो रिसोर्सेज थे वो जाति के मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द स्टेटस ऑफ सेम जाति वेरिड फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो जो स्टेटस था अलग अलग जाति का सेम जाति का वो अलग अलग एरिया से वेरी हो रहा था। जाति हैड देयर ऑन सिस्टम ऑफ रूलिंग। तो अलग अलग जाति का अलग अलग तरीका था रूल करने का। दे फार्म्ड रूल्स उन्होंने रूल्स बनाए एंड रेगुलेशंस बनाए मैनेज करने के लिए अपने लोगों को। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। बड़े बड़े लोगों मतलब बूढ़े लोगों का एक असेंबली होता था जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दी रेगुलेशंस। तो इसमें जो रेस्पॉन्सिबल मतलब ये जो बड़े बड़े लोग थे बूढ़े बूढ़े वो अलग अलग जो रेगुलेशंस हैं जो रूल्स हैं कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर एक्शन किया जाएगा। वो सारी चीज़ जैसे आज भी होती हैं वैसे ये होता था पहले भी। जातिस वेयर बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। तो जो जाति था वो सीमा था जो जाति था वो सीमा था कि हाँ एक कम्युनिटी के मेंबर्स मतलब कि एक जाति के मेंबर ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे रूल्स को फॉलो करेंगे। विलेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट एंड वेयर गवर्नड बाय ए चीफटेन। तो जो विलेजेस थे वो एक आदमी से एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट था विलेजेस जो था और वो एक गवर्नर मतलब से चीफ एंड से वो रूल किया जाता था वो कंट्रोल किया जाता था। दी सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल रीजन्स। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया था। विच वेयर रूल्ड बाय एम्पायर्स। वो अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा था शासन हो रहा था उससे। ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज अलग अलग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा। बाय 700 several regions development their distinct graphical dimension and their own cultural characteristics। तो जो इस टाइम पे जो 700 अलग अलग रीजन्स बने जो कि अलग अलग चीज़ें डेवलप किए। ग्राफिकल डायमेंशंस मतलब कि कल्चर वगैरह अपना चेंज हुआ लोगों में। खेती वगैरह का स्टाइल आने लगा अलग अलग। ये सारी चीज़ें आने लगी जब रूलर्स बनना चालू हो गए। तो ड्यूरिंग द पीरियड ये हो गया सर नहीं हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 700 एंड 1750 द 1000 years ऑफ हिस्ट्री डेट वी आर एक्सप्लोरिंग हेयर। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि 700 से 1700 के बीच में जो 1000 साल हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। दी चेंजेस वेयर सीन इन पीपल्स बिलीव्स। जो पीपल थे उनके आस्था में भी अलग अलग चीज़ें चेंजेस आने लगी थी। हिंदुइज्म सॉ अ ग्रेट मैनी चेंजेस। जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे ग्रेट चेंजेस होने लगे थे। ग्रेट चेंजेस विच इंक्लूड दी वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। तो उसमें अलग अलग देवी देवताओं का पूजा चालू हो गया था नए नए देवी देवताओं का। जो टेम्पल्स थे वो नए फिर से बनना चालू हो गए थे दूसरे दूसरे देवी देवताओं के टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड देयर प्रीस्ट। तो जो टेम्पल्स के पुजारी थे या फिर ब्राह्मण्स थे उनका जो इम्पोर्टेंस था उनकी जो महत्वपूर्णता थी वो भी बढ़ने लगी थी। और फॉर देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ब्राह्मण्स अर्नड ग्रेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो जो ब्राह्मण्स थे उनको संस्कृत शब्द आता था संस्कृत का भाषा आता था इसलिए उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा था। द न्यू रूलर्स वेयर दी पैटर्न्स। तो जो नए रूलर्स थे उनका अपना रथ था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वाज द राइज ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। मतलब इस पीरियड में जो मेन डेवलपमेंट हुआ है वो भक्ति में हुआ है। विच ऑल्सो
पेव्ड द राइज ऑफ मेनी रिलीजन्स इन देयर सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें बहुत सारे, इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजन्स भी आए हैं सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग रिलीजन्स। द टीचिंग ऑफ होली कुरान, जो कुरान है इस्लाम धर्म का कुरान, तो उसमें जो सिखाने जाना लगा, जो लोग इंडिया में मूव करने लगे उससे भी चेंजेस आने लगे। और इससे चेंजेस आए और लोग जो दूसरे देश से हमारे देश में आते थे वो कुरान को अपने साथ लेके आए और कुरान सिखाने लगे। कुरान इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम का ये बहुत ही ज़्यादा हॉली बुक है। विच डिलिनेट्स द आइडिया ऑफ वन गॉड। तो इसमें ये बताया जाता है कि एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, एंड हिज लव, मतलब कि वो अपने सबको प्यार करते हैं सारे लोगों को, और जो भी उनके चरणों में, या फिर कह सकते हैं जो भी उनमें आस्था रखता है वो उनकी सहायता करते हैं। इस्लाम एंड दी उलेमा, दी लर्नड थियोलॉजिस एंड ज्यूरिटीज वेयर पैटर्नाइज्ड बाय मैनी रूलर्स। यानी कि जो इस्लाम था या फिर उलमा था वो अलग अलग रूलर्स के द्वारा फॉलो होने लगा था। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम was also interpreted in many ways and followers of Islam were divided into two subsects। तो जैसे हिंदू धर्म में जाति है वैसे ही इस्लाम में भी दो जात, मतलब दो डिविजन्स हैं जिनको शियाज और सुनीस कहा जाता है। फॉर हिस्टोरियंस के लिए टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हिस्टोरियंस जो हैं उनके लिए जो चेंजेस हैं सोशल या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वो होने लगे थे इन दी परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। तो लोगों के आस्था में, लोगों के सोच में भी बदलाव आने लगे थे। हैंस फॉर द हिस्टोरियंस, इसीलिए हिस्टोरियंस के लिए इट बिकम्स कन्वीनियंट टू स्टडी देम by dividing into segments periods that possess shared characteristics। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस थे उनको जो पीरियड्स थे उनको डिवाइड करना पड़ा, हिस्टोरियंस को डिवाइड करना पड़ा, इसीलिए कि अच्छे से वो स्टडी कर पाएँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ लोगों को कि पहले के ज़माने में कैसे कैसे क्या क्या था। इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बीच में, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो इंडिया का हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इट वॉज डन सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देयर वॉज नो सफिशियंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स अदर देन रिलीजन। तो इसमें रिलीजन के अलावा और कोई चेंज ही नहीं हो रहा था और कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था उतना, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा था। दिस पीरियडाइजेशन इज़ फॉलोड बाई सम ऑफ द हिस्टोरियंस इवन टुडे। तो आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा भी ये पीरियड्स को फॉलो किया जाता है कि इस पीरियड में ये हुआ है, उस पीरियड में वो, आज भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, आप मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।